हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ने DSSB TGT नेचुरल साइंस की तैयारी बहुत मेहनत और ईमानदारी से करी। ये लास्ट महीना हमें काफ़ी कुछ सिखा कर चला गया। आपको पता चला होगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। और अब आपके मन में आ रहा होगा एक सवाल, एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म, अब इसके आगे हम क्या करें? क्या आंसर की का वेट करें, क्या रिज़ल्ट का वेट करें? तो देखिए, एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, फिर भी अंदाज़ा सब लोग बताते हैं। मैं भी आपको एक अंदाज़ा बता सकता हूँ। पिछले साल या पिछले जो भी एग्ज़ाम्स थे उसमें वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा थी और पेपर भी ईजी आया था। इस वजह से कट ऑफ जो रही 118 के आसपास मेल के लिए रही और 123 के आसपास रही फीमेल के लिए। लेकिन इस बार वैकेंसीज़ कम है और पेपर फिर से वही NCERT बेस्ड, जैसा हमने डिस्कस किया था गाइस, पेपर बिल्कुल वैसा आया। NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आए। जितने भी कैंडिडेट से मैंने बात करी तो क्वेश्चन ज़्यादातर 80% जो पेपर था, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, 80% जो साइंस की कवरेज है वो टोटली NCERT से थी, लाइन टू लाइन जैसा हम पढ़ रहे थे। अब भाई, जितना मुझे टाइम मिल पाया मैं आप लोगों को करवा पाया, सब कुछ तो मैं भी नहीं करवा पाया। फिर भी जितनी मेरी तरफ से मैं अपनी मदद आप लोगों की कर सकता था, मैंने करने की पूरी कोशिश की। अब ऐसा है, एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता पाएगा गाइस, क्योंकि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन भी, आप ये भी ध्यान रखिए, वैकेंसीज़ कम हुई हैं, पेपर इजी आया है, तो किस तरह ये पेपर बैलेंस होगा एग्जैक्ट बता पाना बिल्कुल नामुमकिन है गाइस। वो आपको सिर्फ और सिर्फ DSSB ही बता सकता है। तो कोई भी आपको कट ऑफ भी बता रहा है कि इतनी जाएगी उतनी जाएगी, आप उसे एक अंदाज़ा समझिए, उससे 5-10 नंबर ऊपर नीचे मान कर चलिए। तो मैं आपको एक सेफ़ साइड बता रहा हूँ कि अगर 150 तक भी आपने स्कोर किया है, आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। और गाइस, अब आपके मन में जो सवाल है कि आगे क्या किया जाए, तो देखिए, आंसर की 1-2 हफ्ते में आ जाएगी नो डाउट। लेकिन जो रिज़ल्ट है, DSSB की ये हिस्ट्री रही है भाई साहब की रिज़ल्ट कई बार 1-1 साल तक ये लगा देते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, विद इन आई थिंक 6 मंथ्स ये रिज़ल्ट निकाल देते हैं। तो आप मान के चलिए, रिज़ल्ट, आंसर की रिज़ल्ट, फिर ई डोज़ियर फाइल होगा और जॉइनिंग तक का पूरा प्रोसेस आप मान सकते हैं 1 साल से पहले तो पूरा होने वाला है नहीं। तो इस एग्ज़ाम का जो कंप्लीशन होगा, मीन्स अगर आप सेलेक्ट होते हैं और आपकी जॉइनिंग होगी, तो आपके पास मान सकते हैं कि 1 साल तो आराम से है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप 1 साल बैठे रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे कब रिज़ल्ट आएगा, कब मैं जॉइन करूँगा। क्योंकि गाइज़, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हार और जीत कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए। तो इसलिए आप लोगों को अभी चैन से नहीं बैठना है। इस 1 महीने में आपने जो लय पकड़ी है, उस लय को आपको पकड़े रखना। अगर आप उसे अभी छोड़ देंगे तो फिर उसी स्टेज पर आ जाएंगे, बैक टू ज़ीरो, बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा इतनी मेहनत करने का। अगर आपने इस 1 महीने में अपने आप को रगड़ा है, घिसा है, तो उसी लय को पकड़े रखिए। आपने आदत डाली है हर रोज़ 5-6 घंटे पढ़ने की, तो उसी 5-6 घंटे को आप मेंटेन रखिए। अब हमारा टारगेट रहेगा कि DSSB TGT नेचुरल साइंस में हमने जो तैयारी करी, वही तैयारी काम आ जाए हमारे किसी और अगले एग्ज़ाम में। वैसे तो अभी DSSB का ही TGT मैथ्स का पेपर आने वाला है। वो पेपर अभी डेट्स उसके अनाउंस नहीं हुए हैं, पर क्योंकि वो इनके साथ ही होने वाला है, तो अब मान सकते हैं विदिन 2-3 मंथ्स वो भी पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं उनके पास तो साइंस और मैथ्स दोनों का ऑप्शन रहता है, और जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए आप मान सकते हैं DSSB का ये एक ही ऑप्शन था। अब उनके लिए क्या, देखिए, अगर तो आपकी एज अभी 25 के आसपास है तो आप DSSB का शायद एक अटैम्प्ट और दे पाएंगे जब अगला एग्ज़ाम आएगा। और जिनकी एज 30 के आसपास हो चुकी है और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो ये आपके लिए लास्ट अटैम्प्ट था, क्योंकि आप जानते हैं कि DSSB TGT की एज अब 30 कर दी गई है। तो अब आप क्या करेंगे? अब रिज़ल्ट का वेट ना करके हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। KVS, NVS, EMRS और आपके जो भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम्स हैं, आपके स्टेट के जो भी स्क्रीनिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स हैं, उनकी तैयारी आपको बिल्कुल अब शुरू कर देनी चाहिए। और अब कुछ अलग तो आपको करना नहीं है। अगर आप किसी स्टेट की तैयारी करिए तो थोड़ी सी आपको अपनी स्टेट की GK करनी पड़ेगी। और KVS, NVS, EMRS, इनमें तो बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो कॉपी सिलेबस चलता है। वहाँ भी NCERT बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। या फिर देखिए, अभी वो एग्ज़ाम्स भी आउट नहीं हुए, क्योंकि उस पर भी एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। विवाद क्या चल रहा है, क्यों ना EMRS, NVS, KVS इन सबको एक साथ इंटीग्रेट करके एक सिंगल एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए। उसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ वायरल हो रही हैं।
लेकिन अभी हमें वो भी नहीं पता कि वो कब कंडक्ट होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा या सारे अलग अलग होंगे, हमें ये भी नहीं पता। तो बड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, आपके सामने जो भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम आए उसे आप फिल करिए। 1 साल वेट नहीं करेंगे हम रिज़ल्ट आने तक का, क्योंकि हमें नहीं पता सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। भले ही पेपर अच्छा गया हो, पर फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आना है, अपनी लय को हमें बनाए रखना है। तो गाइज़ अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें पता चल चुका है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। अगर इस पेपर में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए इंग्लिश में या मैथ्स में, तो आपको पता चल गया कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है। आपकी प्रॉब्लम इंग्लिश में है, मैथ्स में है, या जीके की आपकी रीडिंग बहुत कम हुई थी, आपने कंटेंट बहुत कम कंज्यूम किया था जीके का। तो वो सब आपको अब अच्छे से पता चल चुका है। जब आपको अपनी कमज़ोरियाँ पता चल गई हैं, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कर लिया है, तो अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी आपके हाथ में है और आप ईज़िली उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से हम चलेंगे। देखिए पहले क्या था, 1 महीने में सारा सिलेबस करवा पाना मेरे लिए भी बड़ा टफ़ था। अब क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, हम चाहें तो धीरे-धीरे करके काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो मेरा अभी जो टारगेट रहेगा, पहले तो हम अपनी एनसीईआरटी की ही जो बुक्स रह गई हैं उनको ही पूरा करेंगे। 8, 9, 10th का जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको करवाऊँगा, तो 8, 9, 10th की जो एनसीईआरटी सीरीज़ है पहले हम उसे ही कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज़ पर भी थोड़ी पढ़ाई करेंगे, साथ ही इंग्लिश पर भी हम फोकस करेंगे। तो इसी तरह हम अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखेंगे, रुकेंगे नहीं। गाइस देखिए, अगर अभी आप रुक गए और आपने ब्रेक ले लिया, 1 हफ्ते का या 1 महीने का भी आपने ब्रेक ले लिया, तो आप समझिए आप फिर से ज़ीरो पर आ जाएंगे। क्योंकि पढ़ाई का क्या होता है, जैसे आपका टच छूटता है दिमाग में से सब उड़ जाता है, फिर से वापस से रिगेन करने में वो दोबारा से रीड करना पड़ता है, वो सब ऐसा लगता है कि ज़ीरो से शुरू हो रहा है। तो आपको टच नहीं छोड़ना है। काफ़ी ब्रेक हो गया, 5 तारीख 6 तारीख को एग्ज़ाम था, अब देखिए 9 तारीख आ गई है, तो 3-4 दिन का आपने अच्छा खासा ब्रेक ले लिया है। वापस आते हैं भाई बैक टू स्टडीज़ और पढ़ाई करेंगे शुरू। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, चलते रहना है और रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चलती का नाम है गाड़ी। सरकारी नौकरी लगना आसान बिल्कुल नहीं है गाइस, काफ़ी मुश्किल है और आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब वैकेंसीज़ घटती जा रही हैं, तो जो नौकरी सामने आए वो एग्ज़ाम दीजिए, मिल जाए अच्छी बात है, और आगे बढ़िए, उससे अच्छी नौकरी लेने की कोशिश करिए। लेकिन पहले जो मिल रहा है उसे ले लीजिए। ये मत सोचिए कि मैं तो सोच कर बैठा हूँ मुझे टीचर ही बनना है। देखिए, जो हम सोच कर बैठते हैं वो हमें मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती गाइस, बिकॉज़ लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल और हमें नहीं पता हमें क्या मिलेगा, हमारे डेस्टिनी में क्या लिखा है, यूनिवर्स में प्रोबेबिलिटी वो हमें क्या ला कर देने वाली है, तो हम नहीं जानते। इसलिए जो भी एग्ज़ाम आपके सामने आ रहा है उसे भरिए और उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करिए। हाँ, अगर आपका टारगेट है कि टीचर ही बनना है, तो टीचिंग एग्ज़ाम की ही तैयारी करिए, पर एग्ज़ाम आप सारे दीजिए। मैं फिर से, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, तैयारी एक एग्ज़ाम की करो पर एग्ज़ाम सारे दो, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी कौन सी तैयारी कहाँ पर काम आ जाए। तो गाइज़ अगर बात करें कट ऑफ की, तो देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम वही सेम पैटर्न पर आया, एनसीईआरटी बेस्ड टोटल लाइन टू लाइन, तो सभी को पहले से पता था कि पेपर कैसा आने वाला है। और इस बार बच्चों ने अटेम्प्ट भी अच्छा किया है। मैंने जितने कैंडिडेट से बात की, मैंने लगभग 10 कैंडिडेट से बात की है, तो उन सब ने यही बताया कि अप्रोक्सीमेटली 160 तक वो अटेम्प्ट करके आए। 150 से 160 के बीच नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स उनके रहे हैं। तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि इस बार कट ऑफ इंक्रीज़ होने वाली है, क्योंकि वैकेंसीज़ भी तो घटी हैं। पहले वैकेंसीज़ अराउंड 1000 थी, 900 से 1000 के बीच वैकेंसीज़ थी। इस बार आधी भी वैकेंसीज़ नहीं है, उसकी आधी भी नहीं है। तो इसलिए इस बार कट ऑफ इंक्रीज़ होगी ही होगी, ये बात सच है। तो मेरी तरफ से अगर मैं आपको अंदाज़ा बताऊं, तो मेल के लिए हम मान सकते हैं, टीजीटी नेचुरल साइंस मेल के लिए 130 के अराउंड कट ऑफ रह सकती है, और फीमेल के लिए जो कट ऑफ है वो 140 के अराउंड आप मान सकते हैं। मेल और फीमेल में लगभग 10 नंबर का ही डिफरेंस रहता है। फीमेल की कट ऑफ ज़्यादा जाने का जो रीज़न है वो आप ऑलरेडी अपने बीएड कॉलेज में देख चुके होंगे। 100 बच्चों के बैच में सिर्फ 10 या 15 ही लड़के होते हैं, बाकी सब 90 या 85-90 ये सब लड़कियां ही होती हैं। तो क्योंकि बीएड गर्ल्स ज़्यादा करती हैं, इसलिए वहाँ कंपटीशन फिर ज़्यादा हो जाता है टीचिंग एग्ज़ाम्स में फ़ीमेल्स के लिए। तो इसलिए DSSB TGT नेचुरल साइंस में फ़ीमेल्स की कट ऑफ ज़्यादा जाती है।
ये भी एक रीज़न है। कट ऑफ को एक्यूरेटली प्रिसाइजली प्रेडिक्ट कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है। देखिए, ना तो मैं DSSB में कट ऑफ बनाता हूँ, ना कोई और यूट्यूबर जो आपको बता रहा है वो कट ऑफ को बनाता है। हम सिर्फ प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, जैसा मैंने आपको प्रेडिक्शन दिया 140 और 130। ये सिर्फ एक रफ़ एस्टिमेट है, हमने जो लोगों से बात की उसके हिसाब से, जो अंदाज़ा लगाया है उसके हिसाब से, और पिछली कट ऑफ को मद्देनज़र रखते हुए ये हमने अंदाज़ा लगाया। तो अगर आपका अटैम्प्ट 160 तक रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। हाँ, फिर एक्यूरेसी वहाँ पर आती है भाई। 160 तक आपने अटैम्प्ट किए, मान लीजिए 10 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो भी आप सेफ साइड पर रहने वाले हैं। तो अब जिन बच्चों ने 160 तक अटैम्प्ट किया है वो निश्चिंत होकर ना सोएं, क्योंकि अभी जंग बाकी है। और अगर कोई भी यूट्यूबर आपको ऐसा बता रहा है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, उतनी जाएगी, आप उसे सिर्फ एक अंदाज़ा ही मानिए। मैंने 130 140 बताया, हो सकता है कोई 150 बताए, कोई 160 बताए, कोई 120 बताए। ये सब कुछ एक रफ़ एस्टिमेट है। तो अपना टाइम इन सब चीज़ों में वेस्ट मत करिए। कितनी कट ऑफ जाएगी, मेरी वीडियो देखने के बाद आई एम डैम श्योर आप और किसी की वीडियो देखने भी जाएंगे, वो आपका पूरा अधिकार, आप जाइए। लेकिन आप इसी चक्रव्यूह में अगर घूमते रहेंगे कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, कब रिजल्ट आएगा, इस तरह के चीप डोपामिन के चक्कर में मत पड़िए। आज ही बैठ जाइए और अगले एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। अब आगे जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी तैयारी में लग जाइए। कोई और फॉर्म आपने भर रखा है उसकी तैयारी में लग जाइए। ये आपने एग्ज़ाम दे दिया और अब इसका रिज़ल्ट आएगा तो अपने आप आ जाएगा। वैसे भी DSSB सबको SMS और ईमेल करके बताता है, तो आपको भी पता चल जाएगा। यूट्यूब पर भी काफ़ी शोर होगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। उस चीज़ की आप चिंता मत करिए कब रिज़ल्ट आएगा कब नहीं आएगा। अपना टाइम आप सिर्फ पढ़ाई में लगाइए और इधर उधर की बातों में, किसी और के प्रेडिक्शंस में, कट ऑफ के प्रेडिक्शंस में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। ये सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। आप यकीन मानिए, अगर आप इस चक्रव्यूह में फंस गए, कब आपके 6 महीने बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कब रिज़ल्ट आएगा। हो सकता है 6 महीने लग जाएं, या हो सकता है 3 महीने में रिज़ल्ट आ जाए। आप उस इंतज़ार में बैठे नहीं रह सकते। आपका टाइम बड़ा कीमती है, उसे अभी से यूज़ करना शुरू कर दीजिए। जो लय आपने पकड़ी है उसे पकड़े रखिए। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।